नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताते हैं, जमरानी बांध को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया से बातचीत की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि 1975 से अटकी हुई है परियोजना पीएम मोदी के चलते साकार होने जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि जमरानी बांध का फायदा उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश को भी मिलने जा रहा है और कई जिलों को इसका फायदा होगा। जमरानी बांध योजना का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी का 10% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि यूपी सरकार के साथ भी कुछ खर्च उठाने के लिए एमओयू साइन किए जाएंगे, क्योंकि योजना का फायदा यूपी को भी मिलेगा। जमरानी बांध से बिजली के साथ साथ पेयजल और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। योजना में जो विद्युत उत्पादन होगा वो उस पर केवल उत्तराखंड का हक होगा, यानी कि बिजली पूरी तरह से उत्तराखंड की होगी और पानी का जो बंटवारा है सभी राज्यों के अनुसार जो 1994 का समझौता है उसके अनुरूप होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन और स्वीकृति जिनको नहीं मिल पा रही थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। सीएम ने शहीद परिवारों को नमन किया और कहा कि उनके परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। इस अमृत कलश यात्रा में शहीदों के घरों से लाए गए कलश पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 31 अक्टूबर को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर शहीदों के लिए कार्यक्रम होगा। उसी के लिए अमृत कलश में शहीदों के आंगन की मिट्टी भेजी गई है। सभी वीर सैनिकों को, उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से सभी का मैं भावपूर्ण स्मरण करता हूं और यहां पर उपस्थित होने पर सभी हमारे वीर जवानों का और उनके परिजनों का अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर उन सबको प्रणाम भी करता हूं, नमन करता हूं। धामी कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी जल्द विस्तार के मूड में है। ऐसे में नैनीताल, हरिद्वार के साथ 2 बौद्ध जिलों से भी एक विधायक की किस्मत खुल सकती है, क्योंकि 4 खाली पदों को भरकर बीजेपी 2024 की जीत पक्की करना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 7 मंत्रियों के साथ दूसरी बार सरकार चला रहे हैं, पर बाकी विधायकों की नजर खाली पड़े 4 मंत्री पदों पर है। तय है कि मंत्री बाकी बचे 39 विधायकों के बीच से बनेंगे। खबर है कि बीजेपी संगठन और सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा चुनाव से पहले चाहते हैं, ताकि मंत्रिमंडल में सभी जिलों का बैलेंस हो। अभी धामी मंत्रिमंडल में नैनीताल और हरिद्वार जिले से कोई मंत्री नहीं है, इसीलिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन 2 जिलों से एक मंत्री बनना तय है। खास बात ये भी है कि इन्हीं 2 लोकसभा सीटों से कांग्रेस के सबसे ज्यादा 11 विधायक हैं। पहाड़ी जिले उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ से भी कोई मंत्री नहीं है। वहीं देहरादून में 9 विधायकों में सिर्फ 1 मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। इन्हीं 3 जिलों से 2 मंत्री बनाए जाने का प्लान पार्टी कर रही है। तो मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुए पद में एक दलित विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। 4 पदों में जिन जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन जिलों को प्रतिनिधित्व का एक स्थान बनेगा। हरिद्वार नैनीताल हमारे बहुत प्रमुख जिलों में है, तो जब भी विस्तार होगा इसी का ध्यान रखें। इसके अलावा भी और जो पर्वतीय क्षेत्र के जिले हैं, जिन जिलों में ये लगता है कि भाई लंबे समय से हम प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं, ऐसे जिलों को प्रतिनिधित्व देने का काम सरकार करेगी, ऐसे हमको पूरी उम्मीद है। मंत्रिमंडल के 4 पद भरकर बीजेपी जहां क्षेत्र, जाति और जिलों में बैलेंस बनाना चाहती है, वहीं असल प्लान 2024 का चुनाव जीतने का है। सारा मंत्रिमंडल में विस्तार करना, उस पर निर्णय लेना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। मुख्यमंत्री जी किसको मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। और जैसे कुमाऊं हमारा गढ़वाल है, जहाँ से अभी कम है मंत्री, वहाँ का भी बैलेंसिंग करेंगे।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हर सीट पर समीकरण साधना चाहती है, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उद्यान घोटाले में नाम आने के बाद बीजेपी संगठन ने बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल से जवाब तलब किया है, जिसके बाद प्रमोद नैनवाल ने संगठन के सामने अपना पक्ष रखा है। नैनवाल के मुताबिक सरकारी स्कीम में ही 50% सब्सिडी मिलनी थी और उनके भाई ने 2400 सेब के पेड़ लगाए थे, जिस पर उन्हें सब्सिडी मिली थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था और उस आदेश में ही प्रमोद नैनवाल का नाम है। तो बुरे फंस गए हैं नैनवाल उद्यान घोटाले में। हालांकि प्रमोद नैनवाल ने अपना पक्ष जरूर रखा है और पार्टी संगठन को जवाब दिया है, क्योंकि उनसे जवाब तलब किया गया था। उद्यान विभाग में हुए करीब 600 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच होनी है। रानीखेत के बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का जिक्र सीबीआई जांच ऑर्डर में है, जिसके बाद रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि एप्पल मिशन सरकार की स्कीम है, जिसके तहत उनके भाई सतीश नैनवाल ने भी सेब के पेड़ लगाए हैं, जो कि एक किसान हैं। प्रमोद नैनवाल ने कहा कि करीब 60 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने इस मिशन की तारीफ में लिखा। ऐसी ही तारीफ उन्होंने भी की, लेकिन उनके खिलाफ जो भी हो रहा है वो सब राजनीतिक दुश्मनी के चलते हो रहा है। जिस जमीन की बात की जा रही है वहां पर हमारे पूरे क्षेत्र के करीब 10-12 किसानों की करीब 100 नाली जमीन वहां पर है और उस जमीन में चूंकि मुख्यमंत्री ये पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत 50% पैसा किसान देगा और 50% सब्सिडी मिलेगी, एक योजना चली थी। उस योजना के अंतर्गत वहाँ के किसानों ने भी और छोटे भाई ने भी उसमें आवेदन किया और पेड़ जब आए तो उसके बाद उद्यान विभाग के जो माली थे वो खुद आकर के पेड़ लगा गए। वो पेड़ लगभग सारे पेड़ आज भी जिंदा है और उसमें कहीं से कहीं तक कोई किसी प्रकार की कोई अनियमितता की बात नहीं है। और ये जो चूंकि जो दीपक करगेती है इनसे हमारा मुकदमा भी चल रहा है और इसे पुराना, क्योंकि मेरे खिलाफ भी चुनाव भी लड़े हैं, पहले टिकट मांग रहे थे। और जो गोपाल उप्रेती हैं ये भी क्योंकि पार्टी में ही थे, पार्टी से टिकट मांग रहे थे, ये वही खुन्नस निकालने के लिए अपना जो मेरी इमेज को खराब करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। और कोर्ट को भी इन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय में भी इन्होंने गलत बयानबाजी की है और इसमें कहीं से कहीं तक न तो मेरा नाम है न मैं इसमें। उद्यान विभाग में हुए घोटाले को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा घोटाला बताया है। हरीश रावत ने कहा है कि इस घोटाले के टॉप पर मंत्री है या सचिव, ये मुख्यमंत्री को राज्य की जनता को बताना होगा। हरीश रावत के मुताबिक अकेले डायरेक्टर ये सब नहीं कर सकता, इसलिए डायरेक्टर ने उद्यान विभाग के बाकी ऑफिसर्स को भी अपने साथ जोड़ा। इसलिए मुख्यमंत्री को इस घपले के टॉप को तय करके दंड देना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट भी बहुत सारे लोगों का है, तो ये बिना शीर्ष के अप्रूवल के या कनाइवेंस के नहीं हो सकता। अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि शीर्ष कौन है। शीर्ष सेक्रेटरी है, शीर्ष मंत्री है, कोई तो शीर्ष है, क्योंकि अकेले एक डायरेक्टर नहीं कर सकता। और डायरेक्टर ने जिस प्रकार से उद्यान अधिकारियों को इन्वॉल्व किया है और उनको इन्वॉल्व किया है, और अब एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया है सत्तारूढ़ दल का, तो इससे और ज्यादा गंभीर हो गया है। न्यूज 18 के खास शो 3 के तीर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करेगी। अब लोकसभा चुनाव देश में होने जा रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, उन पर जीत के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है? 5 की 5 सीटें जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूं रणनीति, कुछ रणनीति तो सार्वजनिक नहीं की जाती है। अगर रणनीति बता दी तो वो लोग फिर पकड़ लेंगे। जीत की रणनीति है हमारी, हर हालत में जीतेंगे, लगातार जीतते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे वहां एक सिस्टम है। अगर कोई पॉलिटिकल दल आज निचले स्तर तक है
यानी कि जिसे बूथ कहते हैं, वो हम हैं। चाहे सीटें हम जीतते हैं या जीतने से रह जाते हैं, उसके दूसरे दिन से हम अपने काम पर निकल पड़ते हैं। यह हमारी जीत का कारण है। कोटद्वार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को आज से रात्रि ट्रेन सेवा की बड़ी सौगात मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी ने वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के प्रयासों से कोटद्वार से दिल्ली ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। राज्यसभा सांसद बलूनी दिल्ली से और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन रविवार से रोजाना रात 10 बजे चलेगी और सुबह 4:35 पर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पहुंचेगी। ये एक ऐसी वंदे भारत अगर देहरादून से लखनऊ के बीच में चल जाए तो उत्तराखंड के लोगों को बहुत लाभ होगी और उत्तराखंड के लोगों को इससे लाभ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि रेल मंत्री जी इसमें भी जरूर विचार करेंगे। अनिल बलूनी के प्रयास से कोटद्वार ट्रेन की सौगात मिली। इससे पहले दिल्ली टनकपुर ट्रेन, काठगोदाम देहरादून जन शताब्दी ट्रेन भी बलूनी के प्रयासों से ही चली। अनिल बलूनी लगातार उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं और पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी खुद इसे माना है। अनिल बलूनी से तो मेरा झगड़ा हो गया, वो रोज आके मुझे तंग करने लग गया इस गाड़ी के लिए, और मैं समझता हूँ मुझे तो एक बार लगा कि कैसे अनिल बलूनी का फोन आए तो लेना बंद कर दूं। वो इस प्रकार से पीछे पड़े रहा कि इस गाड़ी को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाई है। कोटद्वार को नाइट ट्रेन मिल चुकी है और उम्मीद है कि जल्दी देहरादून से लखनऊ के बीच भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल शनिवार को बिसोई गांव में अपने कुल देवता के मंदिर महासू मंदिर में पहुंचे। बिसोई गांव के ठीक बगल में ही जुबिन नौटियाल का गांव है। परिवार के साथ जुबिन नौटियाल आज मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर मंदिर में माथा टेक कर क्षेत्र और देश के लिए खुशहाली की कामना की। साथ ही लोगों से बातचीत की और हालचाल जाना और मिठाई भी बांटी। जुबिन नौटियाल ने बताया कि जब भी देहरादून वो आते हैं तो अपने कुल देवता के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। तो जब जितनी बार मैं बम्बई से देहरादून आने का मौका मिलता है तो मैं आ जाता हूँ मंदिर हर वक्त। ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है, बस खास ये बात है कि आज मुझको फिर से मौका मिला महाराज के दर्शन करने का। मेरे ख्याल नवंबर में एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम रिलीज़ कर रहा हूँ, जो आप लोग के प्लेलिस्ट में काफ़ी समय तक गाने बजने वाले हैं। रामनगर स्थित गर्जिया मंदिर के टीले को बीते सालों में नुकसान पहुंचा है, जिससे अब इस मंदिर के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। रामनगर में गिरजा माता का मंदिर अब सिर्फ एक टीले में स्थित है, जो कोसी नदी के ठीक बीचों बीच है। इस मंदिर के लिए एक पुल बनाया गया है। माना जाता है कि पुल को बनाते समय यहाँ विस्फोट किए गए थे, जिससे इस टीले में दरारें आ गई और सरकारों द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिए जाने से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। देखिए जी, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है गर्जिया मंदिर, और इस पे जो वर्षों से ये दरारें पड़ी हुई हैं और शीघ्र ही शीघ्र इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और इसमें एक सुरक्षा कवच लगाया जाना चाहिए ताकि वह आस्था का केंद्र हमारा बचा रहे। कोसी नदी के बीच स्थित होने के चलते इस टीले को नीचे से भी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि इसमें पड़ी दरारें अब बढ़ गई हैं, जिसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने मंदिर के इस टीले को बचाने के लिए 9 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है, जिसे शासन और पर्यटन मंत्रालय को भेजा गया है। 2 तरीके से जो डैमेजेस हो रहे हैं, एक तो रिवर से कटाव हो रहा है और दूसरा बरसात से वेदरिंग हो रही है। तो उसके लिए हमने डीपीआर बनाई हुई है, जिसमें 9 करोड़ 23 लाख की लागत हमने की है अभी। इसमें हमने नीचे कोसी नदी के बाढ़ से बचाने के लिए एक रिटेनिंग वॉल का प्रोविजन किया हुआ है, जो HFL लेवल तक हमारी रिटेनिंग वॉल जाएगी। उसके उपरांत जो टीले की हाइट बच जाएगी, उसमें हमने शॉर्टकट करते हुए टीले को स्ट्रेंथनिंग करने का प्रोविजन रखा हुआ है। गर्जिया मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ देश के कोने कोने से भक्त मां के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में इस मंदिर को बचाने के लिए सरकार को जल्द ही कदम उठाने होंगे।
जिससे कि श्रद्धा का ये ऐतिहासिक मंदिर ऐसा ही बना रह सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। देश के मशहूर वैज्ञानिक और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत ने ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में कार्यभार संभाल लिया। चांसलर अलंकर समारोह में डॉक्टर सारस्वत ने ये दायित्व संभाला है। नीति आयोग के सदस्य पद पर रहते हुए ग्राफिक एरा का यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना और यूनिवर्सिटी के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है। इस दौरान ग्राफिक एरा दोनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वीसी और कुल सचिव भी मौजूद रहे। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत इससे पहले डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल और रक्षा मंत्रालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी देश की सेवा कर चुके हैं। चांसलर बने डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत ने यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करने की बात कही है। वहीं ग्राफिक एरा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने सारस्वत को बधाई दी और इसे नई उम्मीदें जगाने वाला मौका बताया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बद्रीनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वे किया जाएगा और कल से ये सर्वे शुरू हो जाएगा। इसरो की टीम के साथ साथ दूसरे वैज्ञानिक संस्थानों की टीमें भी इस सर्वे में शामिल रहेंगी। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में प्राकृतिक स्रोतों का भी अध्ययन किया जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भूगर्भीय सर्वे टीम का गठन किया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।